शेरशाह सूरी को कोई औलाद नहीं हो पा रही थी, लाखों जतन किए, नीम हकीमों को दिखाया, लेकिन बेगम की कोख हरी न हो पाई। इसी दरमियान किसी ने बादशाह सलामत से मशवरा किया कि वो अजमेर इलाके में जाएं, वहाँ एक बाबा रहते हैं, अगर उनकी मेहरबानी हो जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो उन्हें औलाद का सुख नसीब हो सकता है। हारा का बादशाह अजमेर चला आया, बाबा को ढूंढ निकाला और उनके आशीर्वाद से उन्हें एक औलाद नसीब हुई जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा। इसी सलीम के नाम से अजमेर ज़िले में एक गाँव आबाद किया गया जिसे आजकल लोग सलीमाबाद के नाम से जानते हैं। आओ गांव चलें कि इस खास कड़ी में आज हम आपको रूबरू कराएंगे इसी सलीमाबाद गांव से। बहुत पिछड़ा हुआ गांव है लेकिन उम्मीदों भरा गांव है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव को भी वो आगे बढ़ाएं। तो गांव का ये अटल सेवा केंद्र है जहां हम जाकर के देखते हैं कि किस तरह से गांव में विकास आगे बढ़ रहा है और लोग किस तरह की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये अटल सेवा केंद्र है सलीमाबाद गाँव का। सरपंच डॉक्टर धरणीधर उपाध्याय यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से आपने इस गांव को संभालने की कोशिश की है? पता चला कि पहले एक ही आदमी सरपंच रहा कई सालों तक और अब आपको बड़ी उम्मीद के साथ गांव वालों ने सरपंच बनाया। जी, 20 साल से तो एक ही का छत्रराज था और ये सामान्य वर्ग की सीट आने से मैंने इलेक्शन गाँव के कहने से चुनाव लड़ा और गांव के मुताबिक हमारे सांसद भूपेंद्र जी भाई साहब ने इस गांव को गोद लिया और उन्होंने इस गांव के लिए बहुत काम किया। आप कहते हैं कि इस गांव को आदर्श गांव बनाएंगे, भूपेंद्र यादव साहब ने इसको गोद भी ले लिया है, फंड भी आपको पर्याप्त मिल रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि गांव में कहीं सफाई नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह से आपने अब सोचा है, कैसे काम करेंगे आप ऐसी हालत में? जी, वह पहली तो ये नल योजना है पूरे ये पीठ की वजह से यहाँ तीर्थ यात्री ज़्यादा आते हैं, तो तीर्थ यात्री ज़्यादा आ जाएंगे, वहाँ स्वाभाविक का कच्चा ज़्यादा होना ही होना है। तो इसके लिए हम कच्चा बनवाने के लिए समिति भी बना दी है और रिक्शे भी ले लिए हैं और डंप कार्ड भी हम बना रहे हैं। तो ये तो बहाना हुआ है कि साहब तीर्थ यात्री ज़्यादा आते हैं तो गंदगी ज़्यादा होगी और हम लोग काम नहीं करा पाएंगे। फिर भी क्या कोई प्लान है, कोई योजना आपके दिमाग में? हाँ, स्वच्छता के लिए तो अभियान है। कचरा पात्र भी मैंने जगह जगह रखवा रहे हैं और रिक्शा ट्रॉली भी हमने खरीद लिया पंचायत के फंड से। सरपंच साहब जो काम कर रहे हैं वो कैसा है जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। क्या क्या काम किया इन्होंने अब तक? बाउंड्री बना दी शमशान के, वो नाड़ो बना दी, वो सफाई एकड़ की सगड़ा करा दी, पात्र मेले बना पूरी हुआ को नहीं, वह बनवा भाई योजना चालू है ही। थान कहाँ लागे सरपंच साहब, ठीक काम करा रहे हैं? दिक्कत कहाँ आ रही है? आदमी लगा रही है, मतलब आदमियों के ऊपर मन रांक में लिए बार बार ये यहाँ दना में 2-3 बार सफाई करवाई है। आदर्श गांव योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिदायत पर, सुझाव पर भूपेंद्र यादव जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने इस गांव को गोद लिया है और गांव के जो लोग हैं अब बाट जोड़ रहे हैं कि कब ये गांव आदर्श ग्राम बने। सलीमाबाद में गंदगी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ग्रामीण तो परेशान है ही, ग्राम पंचायत का जो पूरा प्रशासन है वो भी बहुत परेशान हो चला है और कुछ ठोस कदम उठाने की कोशिशें यहाँ पर चल रही हैं। मेरे साथ में पंचायत प्रसार अधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। शक्ति सिंह जी, क्या कोशिश चल रही है आप लोगों की? सब लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि इस गाँव को गंदगी मुक्त करना है, सफाई में एक मॉडल गांव बनाना है। क्या आप लोगों ने कुछ करने की सोची है अभी तक? सबसे पहले हमने इस गांव को सबसे बड़ी ये रही कि इस पंचायत समिति का पहला गांव है जो शौच मुक्त हुआ है, खुले में शौच मुक्त हुआ। ये सरपंच साहब बधाई के पात्र हैं। कितनी मुश्किलें आई आपके गांव को ओडीएफ करने में आपको? सर, मुझे तो दिन रात या मेरे उप सरपंच साहब, मेरे जितने भी वार्ड मेंबर है, सभी ने सुबह सुबह उठ के सभी बाहर जो शौच करने जा रहे थे उनको समझाया भाई इससे क्या नुकसान है। मैं तो खुद डॉक्टर उनको समझाता हूँ।
सलेमाबाद जो ग्राम पंचायत है, इसमें हमने अभी इसको ODF किया है और ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले 3-4 महीने से यहाँ पर हमने काफ़ी काम किया है। यहाँ पर 100% हर एक घर के अंदर हमने शौचालय बनाए हैं और यहाँ पर पहले एक धार्मिक स्थल भी है यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं। तो यहाँ पर गंदगी काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसमें जगह जगह नालियाँ हैं, गंदा पानी का निकास नहीं था, तो हमने हर एक गली के अंदर हैं वहाँ पर नालियाँ बना करके और जो कीचड़ और गंदगी थी उसको यहाँ पर काफ़ी हद तक दूर किया है। और आगे भी हमारा प्रयास है कि हम इसको अजमेर ज़िले का एक आदर्श गांव के रूप में इसको विकसित करेंगे। ऊपर से सलेमाबाद जितना खूबसूरत दिखता है उतना ये गांव खूबसूरत है नहीं। गांव में गंदगी पसरी पड़ी है, नालियां टूटी हुई हैं और जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि इसे आदर्श गांव बनाने की मुहिम शुरू तो हुई है, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सलेमाबाद के बाशिंदे बहुत परेशान हैं। आपको लगता है यहाँ पर कुछ खास नहीं हो पा रहा सफाई के लिए? और ये गंदगी हो रही है, बहुत गंदगी है, नहीं तो सफाई कराता है गांव का सरपंच। जब सरपंच साहब आए थे वोट लेने के लिए और आप लोगों ने उनको जिताया, फिर क्या हुआ? वोट तो दे दिया, वोट दे के हाथ जोड़ लिया, पैर पकड़ लिया, वोट दिया हमको। आपको पानी की समस्या है तो पानी के नल लगाएंगे और पूरी परेशानी दूर कर से आपकी, ऐसे बोले था हमको तो। सलेमाबाद के घरों में नल नहीं पहुंचे हैं, लोग खासे परेशान रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो बच्चों की टोली है ये पानी लाने जा रही है। क्या आपके घर में नल नहीं पहुंचा इसलिए सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर? दिक्कतें हैं, हाँ इसलिए दिक्कतें हैं क्योंकि नल ही नहीं आ रहे ना अभी, इसलिए। और बहुत दिन हो गए, बोल रहे हैं आ जाएंगे लेकिन नहीं आ रहे अभी तक। सारा गांव जो है इसी तरह से सड़क पर ये आपके मटके लेकर के, घड़े लेकर के इसी तरह से दिन भर पानी के इंतजार में टोटियों के यहाँ पर खड़ा रहता है। हाँ हाँ, कभी कभी टंकी में भी फिर पानी खत्म हो जाता है। तो ये गांव के बाशिंदों की हकीकत है जो खासे परेशान है। पानी का इंतजाम यहाँ पर नहीं हो पाया है और लोग दिन भर यहाँ पर जहाँ पर भी पानी के दर्शन होते हैं वहाँ लंबी कतारें लगी रहती हैं। आप देखिएगा। शहर में रहकर आप जिस चीज की कल्पना नहीं कर सकते, गांव में वो नज़ारे आपके सामने आम हो सकते हैं। मेरे ठीक सामने देखिए, कुत्ते के जो बच्चे हैं उन्हें दूध यहाँ पर पिलाया जा रहा है। बच्चे दूध पिला रहे हैं। किस तरह से इतनी खुश मिजाजी से ये बच्चे इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ना कुत्ते के काटने का डर है और ना ही कहीं कुछ और शंका। निम्बार्क पीठ हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। देश प्रदेश से लोग तो आते हैं, इसके अलावा जो एक बार यहाँ पर आता है वो बार बार उसका मन यहाँ आने के लिए करता है। यहाँ के जो महाराज हैं उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। उनके प्रवचनों को लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और उन्होंने जो कहा उसे लोगों ने माना है। ये प्रतिमा भगवान निम्बार्क की है जिनके नाम पर इस पीठ का नाम पड़ा। बरसों पुरानी ये प्रतिमा है और लोगों की जन जन की आस्था का एक केंद्र है। भगवान निम्बार्क यहाँ पर कहाँ से आए थे और किस तरह से लोगों ने उनको पूजना शुरू किया? वो आराध्य देव कैसे बने यहाँ के?
श्री निम्बार्क भगवान का जन्म स्थान महाराष्ट्र में मूंगी पैठण गोदावरी जी के तट पे है और आप 8 वर्ष की अल्पावस्था में ही नीम ग्राम है गिरिराज गोवर्धन जी की तलहटी में, गिरिराज गोवर्धन से 3 किलोमीटर वहाँ पधारना हुआ। और आपके परंपरा में 36वें आचार्य परशुराम देवाचार्य जी महाराज वो यहाँ पधारना हुआ। उनका मस्तिंगसा नाम का एक फकीर था, उसको परास्त करने के लिए यहाँ पधारना हुआ। तब से ये पीठ यहाँ विराजमान है, 550 वर्ष से पूर्व ऐसे यहाँ विराजमान है। और वर्तमान आचार्य श्री श्री जी महाराज यहाँ विराजते हैं। अच्छा, ये बताइए, राजे महाराजे और जो उस वक्त के जो शासक थे दिल्ली में वो भी यहाँ आते थे, और ये जो आपकी जो तस्वीरें बनाई हुई है, ऊपर जो चित्रकारी की हुई है, इनमें क्या बात बताई गई है? जो आप जो दर्शन कर रहे हैं ये दिल्ली बादशाह शेरशाह सूरी हैं। ये यहाँ पुत्र मनोती के हिसाब से यहाँ पधारे और आपके आशीर्वाद से आपके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा सलीम शाह, और उनके नाम से ये सलेमाबाद नाम से एक नगर बसाया गया। 500 वर्ष पीठ यहाँ पे प्राचीन है, जबकि संप्रदाय को हुए 5110 वर्ष हो गए प्राचीन। चतुर्थ संप्रदाय में, चारों संप्रदाय में मुख्य प्राचीन संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है। साल तक सरपंच रहे, किस तरह का चमत्कार आपने देखा है इस पीठ का आपके गांव में, और गांव के लोगों की जो आस्था है वो किस तरह की है इस पीठ को लेकर? इस पीठ को लेकर गांव की आस्था तो इतनी है कि हम जैसे यहीं जन्मे, इनका आशीर्वाद है पूरा गांव पे नहीं है, ये धर्म नगरी है। इलाका में जब धर्म की मंच होती है या संत का निवास होता है वहाँ कोई अन्याय या पाप होता नहीं है। मैं तो ढेर माया है कि मगर माया है कि है स्वामी जी की मेहरबानी, ठाकुर जी की, सर्वेश्वर जी की, अंतर्यामी एक ही है। मैं कहीं नौकूटी मारवाड़ माने हैं। तो निम्बार्क आचार्य पीठाधीश्वर सिर्फ उपदेश ही नहीं देते बल्कि ग्रंथों की रचना भी करते हैं। ब्रज भाषा, हिंदी और संस्कृत में इनकी बराबर की पकड़ है। 45 से ज़्यादा ग्रंथों की ये रचना कर चुके हैं। महाराज जी कैसे वक्त निकाल लेते हैं? इतने भक्त हैं आपके, फिर भी आप जो है लेखन में बहुत बड़ा नाम है आपका, बहुत सारे ग्रंथ आपने लिखे हैं, राष्ट्रपति तक इनका विमोचन कर चुके हैं। हमारे संबंध में हम स्वयं कुछ भी नहीं कह सकते, ये तो ये बोलेंगे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ महाराज जी कि आपने जो काम किया है इसके पीछे की भावना क्या रही कि मैं जो सोचता हूँ वो मैं करूँ और उसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिले? सर्वेश्वर प्रभु की प्रेरणा एक ही समाधान है। श्री जी महाराज से पहले 47 आचार्य इस पीठ पर आसीन रह चुके हैं। सब ने समाज को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। किसी ने ग्रंथ लिखे हैं, किसी ने दोहे लिखे हैं, लेकिन समाज का भला करने की सबने कोशिश की है। आप ये देखिएगा, परशुराम जो महाराज हुए थे जिनकी प्रेरणा से इस पीठ का निर्माण हुआ था। सलेमाबाद में धर्म और अध्यात्म की गंगा ही नहीं बहती बल्कि वैदिक ऋचाएं भी गूंजती है। यहाँ के वेद पाठी बच्चे हर वक्त संस्कृति को बचाने की सौगंधें खाते हैं और इसी को लेकर यहाँ पर पढ़ाई होती है। तो किस तरह की पढ़ाई आप लोग यहाँ कराते हैं बच्चों को? यहाँ अभी वर्तमान में ये 9वीं क्लास में यहाँ प्रवेश लेते हैं और 9वीं से लेकर संस्कृत फैकल्टी से, संस्कृत माध्यम से यहाँ शास्त्री तक चलता है कॉलेज। भारत की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इससे बड़ी तो और कुछ है ही नहीं। पूरे दुनिया में अगर कोई संस्कृति है तो वो भारतीय संस्कृति है। इसको कुछ लोगों ने इसको हिंदू संस्कृति बना करके और ताले में बंद करके रख दिया है। नहीं तो ये तो विश्व संस्कृति है, ये मानव संस्कृति है। ये कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की संस्कृति नहीं है। ये वेद जो सृष्टि क्रम है, सृष्टि की रचना हुई है कैसे, ये सारे इसमें वर्णित हैं। सलेमाबाद का ये जो नज़ारा है ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा और ये बताएगा कि सनातन संस्कृति जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। पवित्र सरोवर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
यहाँ पर जब भी मेले लगते हैं, निम्बार्क तीर्थ में आस्था रखने वाले लोग इसमें स्नान करते हैं। सैकड़ों सालों पहले इसका निर्माण हुआ, लेकिन अब इस सरोवर की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। दीवारें बहुत मजबूत है, लेकिन पानी की सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है। इसलिए निम्बार्क तीर्थ में आस्था रखने वाले भी परेशान हैं और वो ये सोचते हैं कि आखिर क्यों नहीं सरकार और प्रशासन इसकी सुध ले रहा है। सलेमाबाद की यह है ऐतिहासिक आदर्श बोरा बावड़ी, जिसे लोग चोर बावड़ी भी कहते हैं। इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। इसलिए मैंने बड़े बुजुर्गों को यहाँ पर बुलाया है इस ऐतिहासिक बावड़ी की हकीकत जानने के लिए कि आखिर इसे किसने बनवाया था, कौन लोग थे जिनका इसके साथ में जुड़ाव रहा और किस तरह से इसने गुजरते वक्त को देखा है। चोर बावड़ी में इतनी भूल भुलैया है कि आम आदमी इसमें भटक जाए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है और इसने सदियों तक सलेमाबाद की प्यास बुझाई है। इसकी चुनाई इस तरह से की गई है कि कहीं भी इसमें गारे मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पत्थर से पत्थर को जोड़ा गया है और इसे देखने के लिए लोग खूब चले आते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान आज तक इस पर नहीं पड़ा। चोर बावड़ी इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर चोर आते थे और छुप जाते थे। गांव के लोग बताते हैं कि ये जो पत्थर है, यहाँ पर इसे हटा करके और चोर भीतर दाखिल हो जाते थे। पूरे गांव के लोग तलाश करते थे, लेकिन चोर नहीं मिलता था। बाद में जब तहकीकात हुई तो लोगों ने पाया कि एक पत्थर कुछ अलग किस्म का है और जब इसे हटाया गया तो लोगों को चोर मिल गया और उसके बाद कभी भी इस गाँव में कोई चोरी नहीं हुई। इसका नाम चोर बावड़ी क्यों पड़ गया जी? आखिर जब आप कहते हैं तो बोराओं ने वो बावड़ी बनवाई थी, तो फिर चोर बावड़ी क्यों नाम पड़ गया इसका? चोर बावड़ी ऐसे बना साहब कि यहाँ एक जो बलाई थे पहले वो कच्ची सूत की वो कोखड़ियाँ बनाते थे न, तो वो उसके चोरी करने के लिए गया तो उन्होंने वो कच्ची सूत की वो जो थे धागे उसकी चोरी करी उसने। तो वो चोरी करके जो वो लाया था न, तो वो कच्चा धागा था न, वो यहाँ से उड़ गया। तो वो कच्चा धागा करते करते यहाँ तक बावड़ी तक आ गया। तो फिर उसने मालूम पड़ी कि भाई चोरी हो गई, तो फिर उसने उस धागे के इशारे से ही यहाँ उस चोर को पकड़ा, तो फिर उसको चोर बावड़ी कहने लगे। ये बताते हैं कि एक जो पत्थर है उसमें चोर आकर के छुप जाता था और गांव वालों को ढूंढने से नहीं मिलता था। क्या ये हकीकत है? ये इस बात में कोई दम है? नहीं, दम है साहब इसमें। ये पत्थर ही अलग दूसरी क्वालिटी का है। ये जितने भी पत्थर है उनके अलावा अलग क्वालिटी का पत्थर है। इसको निकाल लेता था और अंदर घुस जाता था। ये लोग इसको चोर बावड़ी इसलिए करने लगे। अच्छा ये बताओ कि लोग कहते हैं बहुत ही भाग्यशाली बावड़ी रही है ये, और यहाँ पर आज तक इतनी गहरी होने के बावजूद भी कोई गिरा नहीं, पड़ा नहीं, किसी की मौत यहाँ पर नहीं। इसके अंदर कोई भी मरा नहीं, आज तक हमने नहीं देखा, न हमारे पिताजी और ने देखा। हाँ, इसके पीछे क्या मानते हो आप लोग? इतनी बड़ी बावड़ी, कोई जीव जंतु कोई मरा नहीं, क्या इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? इसके पीछे ये है कि इसकी जो नीम लगी हुई थी नी, ऐसे ही मुहूर्त में लगी हुई है, शुभ मुहूर्त में। उसी टाइम कोई ऐसा ही मुहूर्त है जो इसमें कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। चोर बावड़ी बनाने वाला कलाकार कोई अद्भुत ही होगा, जिसने न जाने किस तरह से अपने दिमाग की उपज को यहाँ पर लगाया होगा। इसलिए एक छोटे से गांव में इस तरह की बावड़ी को देखकर बड़े बड़े लोग चौंक जाते हैं। गांव के बाशिंदों के लिए आज भी ये किसी ताजमहल से कम नहीं है। और यहाँ पर अब पानी तो नहीं मिलता, लेकिन वज्रों की सरिता हर वक्त बहा करती है, क्योंकि गांव के बाशिंदों के लिए धर्म, अध्यात्म और भक्ति का चोर बावड़ी एक बड़ा माध्यम बन गया है। इससे अच्छा सुकून भरा शांत इलाका भगवान की भक्ति के लिए आखिर मिल ही कहाँ सकता है।
लाहौर बावड़ी सलेमाबाद के बाशिंदों के लिए किसी धर्म स्थल से कम नहीं है, एक तरह का मंदिर है, लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसलिए यहाँ पर भजनामृत होता है, भजनों की गंगा बहती है, बच्चे बूढ़े और जवान भक्ति के सागर में गोते लगाए नजर आते हैं। निम्बार्क तीर्थ की वजह से सलेमाबाद हमेशा से सुर्खियों में रहा है, गांव ओडीएफ बन गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये गांव आदर्श गांव के रूप में अपनी पहचान कायम करेगा। बाबूलाल धायल को साथी कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ अगले सप्ताह तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।